मैं रेणु सोरेन, शिक्षिका हिंदी विभाग, सेंट माइकल्स एकेडमी बेतिया, आज के इन हाउस ट्रेनिंग के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के प्रशिक्षण का विषय है स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल। मैं अपने विद्यालय प्रबंधन एवं सीबीएसई को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया, अपनी बातों को आप तक पहुँचाने का अवसर प्रदान किया। अब हम अपने विषय की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छे अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वथा सार्थक सिद्ध हो रही है। आज जबकि हम सबों ने देखा कि बीते वर्ष में कोरोना काल में अच्छे स्वास्थ्य ना होने के कारण या हमारी क्षमता कम होने के कारण बहुत से लोग इन रोगों से ग्रसित और यहाँ तक कि विद्यालय में भी बच्चे किसी हद तक इससे प्रभावित हुए। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक नई शिक्षा नीति जो अपनाई, उसमें विद्यालयों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का और छात्रों में हेल्थ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने की बात कही। हम सब अरस्तु के इस कथन से सर्वथा सहमत हैं, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो उसमें आपके मस्तिष्क की गतिविधियां जो होती हैं वो बहुत काफी हद तक स्वस्थ होने लगती हैं। यदि बच्चे का मानसिक स्तर बीमार होगा तो उसके अंदर सीखने की जो क्षमता होगी वो किसी हद तक कम हो जाएगी और हमारे लाख प्रयास करने के बावजूद वो किसी भी चीज को ग्रहण नहीं कर पाएगा। हम सब अध्यापिकाएं इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि हम तो अपने क्लासरूम में इतना बेटर देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु क्यों ये बच्चा ग्रहण नहीं करता? क्या हमने कभी ये सोचा है कि क्या वो बच्चा मानसिक तौर से स्वस्थ है? नहीं, हमने कभी भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। तो मस्तिष्क की गतिविधियां वह भी काफ़ी स्वस्थ होगी। सभी समाजों के लिए बच्चों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा माना गया है। जी हाँ, यदि बच्चे ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा आने वाला समाज पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? खोखला हो जाएगा, पूर्ण रूप से वो धाराशाही हो जाएगा। ना हम उन्हें एक अच्छा डॉक्टर दे पाएंगे अपने समाज को, ना एक अच्छा इंजीनियर दे पाएंगे, ना एक IAS अफसर दे पाएंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बच्चों की तरफ से सारी गतिविधियां शिथिल हो जाएंगी, क्योंकि उनका बच्चों का स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि यह उनकी सर्वांगीण विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वजह से ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आती है। जी, मैं क्या सारी दुनिया में ये बात में सच्चाई है कि जब तक स्वस्थ शरीर नहीं होगा तब तक बच्चे अपना विकास नहीं कर पाएंगे। पूर्णतः हम सभी इस बात से सहमत हैं। तो स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जरूरत है। आज के डेट में हम आते हैं, अब वो पहले वाली पद्धति नहीं रह गई कि हम क्लास में एंटर किए और चौक और उठाए और ब्लैक बोर्ड वर्क किया और हम अपने कार्यों के प्रति केशरी हो गई हमारी। नहीं, अभी आज की डेट में हमें सबसे पहले बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, वो बच्चा क्या चाह रहा है, मेंटल लेवल पर वो कितना स्वस्थ है, शारीरिक तौर से वो कितना स्वस्थ है, इसे हमें जानने की आवश्यकता है। और इसके प्रारंभ हमारी प्राइमरी लेवल से ही होता है। हमारी प्राइमरी शिक्षक और शिक्षिकाओं का ये और अधिक महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम उनका दैनिक उनके जो स्वास्थ्य
प्रकार की कोई परेशानी तो उनको नहीं है। तो बालकों में पढ़ने वाले बालकों में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की जरूरत है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों में सामान्यतः जो जनरल चीजें होती हैं वो कान, नाक, आंख तथा गले संबंधी रोग पाए जाते हैं। यदि इन रोगों का हमें समय पर निदान न हो तो रोग बढ़कर बालक के स्वास्थ्य का क्या कर देते हैं, पूर्णतः विनाश करते हैं। क्योंकि एक पौधा है, यदि हम उसको प्रॉपर वे में, बच्चा क्या है, जस्ट लाइक एक छोटा टेंडर एक पेड़ के समान है, जिसको कि अगर हम उसको देखभाल नहीं करेंगे तो उसकी जड़ क्या हो जाएगी, खोखली। तो विनाश, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वो कान की परेशानी से, नाक से, आंख से, गले संबंधी रोग उनमें पाए जाते हैं। मोस्टली देखिए क्या होता है कि दांतों का सड़ना, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा टॉफीज वगैरह बच्चे खाते हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं करते, जिसकी की वजह से उनके दांतों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कैविटीज आ जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो वहाँ से जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है उनका, गले का, मुंह का, आंखों का, सब प्रकार से उनमें परेशानी आ जाती है। यदि इन रोगों का समय पर निदान न हो तो रोग बढ़कर बालक के स्वास्थ्य का विनाश कर देते हैं। इसका प्रभाव उनके अध्ययन पर भी पड़ता है। अतएव रोग को जन्म लेते ही पकड़ लिया जाए तो उसका उपचार भी शीघ्र हो सकता है। आजकल नगरों में माता पिता सबसे ज़्यादा अभी देखा जाए तो माता पिता जो है अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। जो आवश्यकता उनको अपनी माँ से है मिलना चाहिए, जो प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, उन सब चीज़ों को वो माताएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती, जिसकी की वजह से बच्चों में बीमारी अधिक है। झटपट क्या हुआ, मैगी बना दिए। पहले तो माँ लोग क्या करती थी कि बच्चों को हाथ से कूट के पीस के खिलाती थी तो बच्चे स्वस्थ रहा करते थे। परंतु आज के इस परिवेश में क्या है कि सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड हैं, माताएं भी कंफर्टेबल फील करती हैं कि हाँ मेरा बच्चा जो भी डिमांड किया। बहुत से बच्चे तो केवल मैगी पे ही जिंदा हैं, तो मैगी पर जिंदा रहने पर कितना उनका ब्रेन बढ़ेगा ये हम सब सोच सकते हैं। तो हमारे विद्यालय में हम शिक्षकों का कर्तव्य है कि उनको खाने पीने संबंधी चीज़ों की अच्छी जानकारी दें ताकि वो एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन कर सकें। दैनिक रूप से जो हमारे छोटे बच्चों की शिक्षिकाएं हैं उनका टिफिन चेक कर सकती हैं कि वो बच्चे क्या लाए हैं। अगर मैगी लाए हैं या कोई भी फास्ट फूड लाए हैं तो तुरंत पेरेंट्स को कॉल करके बताना है कि बच्चे को आप हेल्दी खाना दीजिए। तो माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बालकों का पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अतः शिक्षण के साथ साथ बालकों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने का भार भी हम विद्यालयों में और हम शिक्षकों में ही आता है। अब क्या है, हमारा ही नैतिक कर्तव्य बन गया है कि हम अपने बालकों को या विद्यालय में जो हम टीचर्स हैं उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से देखभाल करें। विद्यालयों को रोगों के निदान के लिए स्वास्थ्य विभाग से सहयोग प्राप्त करना चाहिए और हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए। समय समय पर टीके हैं, आयरन की गोलियां हैं या फिर कीड़ों के नाश की जो दवाइयां हैं। हमारे विद्यालय में भी इस प्रकार के शिविर कितने बार लगे, आंखों की जांच है, कान नाक आँख की, इन सब चीज़ों के लिए हमेशा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जब स्कूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शुरू करते हैं तो राष्ट्र और समाज से लेकर व्यक्ति और परिवारों तक सभी को लाभ हो सकता है। आजकल युवा दिमाग जो कि हम देख रहे हैं कि कितनी उनके अंदर कितना विशाला क्या बोलेंगे कि उनके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल बदलते चले जा रहे हैं। हर समय वो एक एग्रेसिव मूड लेकर आते हैं विद्यालय। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्वस्थ मानसिकता ना होने के कारण इस प्रकार की उनके अंदर प्रवृत्ति जागृत होती है। तो युवा दिमाग में सोच के नए नए तरीकों को शामिल करके स्कूल को स्वास्थ्य और भलाई में महत्वपूर्ण योगदान हम सब कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल क्या है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल के क्या लाभ हैं? मौजूदा दृष्टिकोण
और उसकी चुनौतियाँ। भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल के निर्माण का दृष्टिकोण क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल क्या है। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल? क्या है ये हेल्थ को प्रमोट करने वाला स्कूल? क्या है? हम लोग इतनी देर से सुन रहे हैं कि हेल्थ को, हम देखेंगे कि स्कूल का क्या कर्तव्य है हमारे हेल्थ को, बच्चों के हेल्थ को प्रमोट करने के क्षेत्र में। एक स्वास्थ्य प्रचारक विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो रहने, सीखने और काम करने के लिए स्वस्थ सेटिंग के रूप में अपनी क्षमता को लगातार मजबूत करता है। जी हाँ, एक स्वास्थ्य प्रचारक विद्यालय जो स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार करता हो, बच्चों में उस प्रकार की चेतना जागृत करता हो कि वो हेल्थ के प्रति उसको जागरूक करता हो, सीखने का काम करने के लिए स्वस्थ सेटिंग के रूप में अपनी क्षमता को लगातार मजबूत करता है। WHO को स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल को ऐसे स्कूल में वर्णित करता है जो अपने निपटान में सभी उपायों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देता है, और स्कूल को एक स्वस्थ स्थान बनाने के प्रयासों में स्वास्थ्य और शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और माता पिता को शामिल करता है। ये चार चीज़ें जो हैं एक कड़ी के रूप में शामिल किया गया। कौन कौन सी वो कड़ी हैं? विद्यालय, माता पिता, छात्र और अधिकारी। इन चारों को क्या किया जाता है? एक कड़ी के रूप में माना जाता है, इसमें करना शामिल है। इन साथ सभी को विचारों को व्यक्त करने का मौका देते हुए और फिर एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्कूल और समुदाय द्वारा की जाने वाली हर कार्रवाई में स्वास्थ्य संवर्धन को शामिल करने के लिए नीतियों, प्रथाओं और संरचनाओं को विकसित करने में सहयोग करना है। अभी क्या होता है कि इसमें न केवल शिक्षक और शिक्षिकाओं का ही कर्तव्य है, बल्कि इसमें कौन कौन शामिल है? अधिकारी, माता पिता, शिक्षक और कर्मचारी। स्वास्थ्य ये सब एक कड़ी के रूप में है, एक चेन के रूप में है। यदि ये सारे लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो अवश्य ही हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे? स्वस्थ और निरोगी कार्य लेकर, एक स्वस्थ दिमाग लेकर हमारे समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला स्कूल क्या है, इसका क्या कर्तव्य बनता है कि स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए या स्कूलों में कैसे उसको प्रमोट किया जाए। तो प्रमोट करने के लिए बहुत सारे स्तर से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को लागू करना पड़ता है, और तब जाके तत्पश्चात हमारे विद्यालय में क्या होता है, उस पाठ्यक्रम को हम, क्योंकि एक अकेला शिक्षक उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। अगर जब तक हमें इन सारे मानकों से गुजरकर कार्य नहीं किया जाएगा और हम एक चेन के रूप में यदि कार्य नहीं करेंगे तो हम कभी भी सफल पाठ्यक्रम योजना को नहीं लागू कर सकेंगे। तो सबसे पहला वैश्विक मानक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों और व्यवस्था के 8 प्रमुख तत्वों की हम पहचान करते हैं। देखिए, ये तो ऐसा होता है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में ये एक भयानक रूप है, और इसलिए स्वास्थ्य को लेकर हमारे अपने देश के अलावा विदेशों में इसके प्रति अधिक जागरूकता है। वहाँ बच्चों को मंथली टेस्ट हुआ करते हैं, हेल्थ चेकअप हुआ करता है। तो पढ़ाई के साथ साथ उनके हेल्थ को प्रमोट करना भी हमारे विद्यालय का ही कार्य है। तो इन 8 तत्वों से इन वैश्विक मानक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले ये 8 प्रमुख तत्व हैं, जिनके की माध्यम से हम अपने विद्यालय को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं।
सबसे पहला है सरकारी नीतियां और संसाधन। जब तक सरकार हमें अपनी नीतियों से हम अपने सरकार से बहुत अधिकतर क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जब तक सरकार विद्यालय में नहीं लगाएगी, आपने देखा होगा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील का दिया जाता है, परंतु क्या वो मिड डे मील जो है वहाँ बच्चों तक पूरी तरह से प्राप्त होता है? नहीं होता। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, लेकिन क्या कभी हम लोगों ने देखा है कि उन तक वो स्वास्थ्य सामग्री क्या पहुंच पाती है? नहीं। तो इसमें सबसे पहले सरकार की क्या नीति होनी चाहिए कि वो प्रॉपर चेकअप देखे और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं विजिलेंट होकर के उन पर कुछ जो सरकार के द्वारा शिकंजा होता है वो कस के बच्चों तक हर चीज जो वो मुहैया कराते हैं वो प्रॉपर वे में उनके तक पहुंचे। ये नीतिगत सरकार की थी। और संसाधन से तात्पर्य क्या हुआ? साधन। स्वास्थ्य को अब सिर्फ शिक्षक क्या करेगा, बच्चों को कहता रहेगा हेल्दी खाना खाओ, ये खाओ, लेकिन उसको संसाधन होने चाहिए ना, साधन तो होने चाहिए जिसके की माध्यम से वो उसके हेल्थ को क्या कर सके, प्रमोट कर सके। सर्दी खांसी बुखार हो गया, बच्चे का हमने माथा छुआ और देख लिया कि हाँ बाबू तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परंतु यदि हमारे पास मेडिसिन नहीं है तो क्या हम उसके दुख को दूर कर पाएंगे? सिर्फ हमें ब्ला 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 बोल देने से और क्या देने से कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं। सरकार की भी सरकार को भी का नैतिक कर्तव्य है कि वो स्कूलों को क्या करे, संसाधन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो आता है स्कूल प्रशासन और नेतृत्व। दूसरी जो ड्यूटी हमारी बनती है वो है स्कूल और स्कूल की नीति। सरकार ने दिया, प्रिंसिपल तक आया और प्रिंसिपल का क्या कर्तव्य हुआ, स्कूल का प्रबंधन का क्या कर्तव्य हुआ कि वो बच्चों को उन सारी चीजों को क्या करें, मुहैया करें, पहुंचाएं। स्कूल प्रशासन और नेतृत्व, इसमें स्कूल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको भी टाइट रहना होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ने अगर दे दिया तो वो किसके अंतर्गत है, प्रशासन के अंतर्गत। तो प्रशासन क्या करेगा, अपने ऑब्जर्वेशन में उन चीजों को बांटेगा, देखेगा बच्चों को, तो वो अपने नेतृत्व में जो प्रशासन है उसको आगे बढ़ाने का वो कार्य करेगा। तीसरा आता है स्कूल और सामुदायिक भागीदारी का तात्पर्य हुआ कि बच्चा सिर्फ उठ करके हमारे साथ हमारे पास हमारे सानिध्य में नहीं है, वो पहले कहाँ जाएगा, पहले अपने समुदाय में रहता है, अपने माता पिता के साथ रहता है, अपने समुदाय में रहता है। तो स्वस्थ समाज भी स्वस्थ मनुष्य का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो समुदाय की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो एक स्वस्थ समाज निर्माण करे, अपने आसपास सफाई का वातावरण रखे। जब तक हम साफ सफाई का ख्याल रखेंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, स्वस्थ। बहुत से देखिए स्लम्स वगैरह में गंदगी के कारण भी बच्चे उससे अफेक्टिव हो जाते हैं और बहुत सी बीमारियों से, बहुत सारे रोगों का जड़ क्या है, गंदगी। तो उन सारी चीजों को भी क्या करना है, समाज को भी उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अब तो हम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ बच्चे को आगे बढ़ा पाएंगे। छठा है स्कूल सामाजिक भावनात्मक। जैसे हम अपने बच्चों को भावनात्मक इमोशनल अटैचमेंट, जब तक इमोशनल अटैच हम बच्चों के साथ नहीं होंगे तब तक हम हेल्थ को प्रमोट, हम अपने घरों में अपने बच्चों को भावनात्मक रूप से जुड़े होते, वैसे ही हमें भी क्या करना, उन बच्चों के साथ अटैच होने की आवश्यकता है। हमारे जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनको मैंने कई बार देखा है एकदम मदरली फील कराते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार से जब हम उनको अपने माता और पिता बनकर भावनात्मक रूप से उनको सपोर्ट करेंगे या देंगे तो आधी बीमारी तो उसी समय दूर हो जाएगी। बच्चा अगर बीमार आया और उसको जुकाम है, सर्दी है, हम सिर पर हाथ रखते हैं, हाँ बेटा तुमको जितना कुछ नहीं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के साथ
इमोशनली जुड़े होते हैं, भावनात्मक तौर से जुड़े होते हैं, वैसे ही हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम शिक्षकों का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम, स्कूल का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो आवश्यकता है सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देना है। पाठ्यक्रम में यदि सिर्फ बच्चों को एक बुकिश नॉलेज दे दिया गया और उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं बताई गई, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले दिनों में जो उनकी किशोरावस्था होती है, शरीर में विभिन्न प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, अगर उनके विषय में विद्यालय की तरफ से ना बताया जाए तो बहुत से बच्चियां क्या करती हैं, अपनी माता पिता से भी हिचकते हैं, लेकिन अपनी टीचर्स से वो खुलकर सारी बातें करते हैं। तो क्या करना है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में भी इसको रखना अनिवार्य है, क्योंकि समय की ये मांग हो चुकी है। अब सिर्फ वो पहले वाली पढ़ाई से काम चलने वाली नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य गिरता, दिन पर दिन बच्चों का स्वास्थ्य गिरता ही चला जा रहा है। तो बालिकाओं के को भी प्रॉपर एजुकेशन की आवश्यकता है, क्योंकि वो उनके अंदर जो झिझक होती है, जो शर्म होती है, उन सारी चीज़ों को हम शिक्षिकाएं मिलकर ही उसको दूर कर सकते हैं। स्कूल स्वास्थ्य सेवा, स्कूल का ये सबसे पहला रोल होना चाहिए कि वो स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से देना है। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, बता सकते हैं? स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्या होना चाहिए? गुड हाइजीन, क्लीन वाटर, गुड बाथरूम जो डेली क्लीन होना चाहिए, क्लासरूम डेली साफ होना चाहिए, बच्चे का नेल भी चेक होना चाहिए कि नेल काट क्या है। सबसे पहले स्कूल प्रबंधन का कर्तव्य है कि वो एक सिक रूम बच्चों को मुहैया कराए। उनके उतने सारे रूम्स में एक सिक रूम होना चाहिए, जिसमें कि अति अनिवार्य। तो एक सिक रूम होना चाहिए, इसमें प्रॉपर किन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, बेड की आवश्यकता होनी चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, एक बोल सकते हैं बॉय जैसे मतलब एक नर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, तब तो हम बच्चों को हेल्थ प्रमोट कर पाएंगे। ये स्कूल का बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी नीति है जिसको कि लागू होना चाहिए, परंतु हमारे बच्चों को इस प्रकार का नहीं मिल पाता है। लेकिन आने वाले दिनों में भी होपफुली इन सारी चीज़ों को लगाया जाएगा, जहां एक सिक रूम की आवश्यकता है। स्कूल का भौतिक वातावरण, स्कूल का भौतिक वातावरण से तात्पर्य भौतिक वातावरण, हाँ, क्या होना चाहिए? मतलब उन लोगों के रोशनी आनी चाहिए स्कूल में, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो भी कमरे हैं बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, और कहीं से भी उनके लिए सफोकेशन ना हो, और जो वातावरण क्रिएट किया जाए वो टोटली पढ़ने का मूड होना चाहिए। नीट एंड क्लीन वातावरण में कितना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से स्कूल को भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से हमने देखा कि वॉशरूम साफ होना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स होने चाहिए, और विभिन्न प्रकार के उपकरण होने चाहिए, जिसके की वजह से वो क्या कर सकें, अपने को प्रमोट कर सकेंगे हेल्थ एंड हाइजीन उनके अंदर। तो जब वो देखेंगे ना कि मेरा स्कूल में, मेरे विद्यालय में इतनी साफ सफाई है या इतना अच्छा वातावरण है, तो वो स्वतः ही उस माहौल में क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे। उस चीज को वो घर पे भी अप्लाई करेंगे, फिर उसको वो अपने घर पे भी अप्लाई करेंगे, कहेंगे नो मम्मी हमारा स्कूल तो बहुत क्लीन है, मम्मा आप भी साफ करो। तो इस तरह से क्या हुआ, बच्चे का साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा उस वातावरण को देखने। अब हम देखेंगे कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली क्या है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली वह है
स्कूल स्वास्थ्य के लिए नेतृत्व में निवेश करें। निवेश का आधार पर अच्छा, हाँ, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर हमने सिक रूम बनवाया तो उसमें निवेश करने की आवश्यकता है ना, उसमें भी खर्च करने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य के लिए एक निवेश, अच्छा निवेश होना, क्योंकि जब हम हेल्थ को प्रमोट, देखिए हेल्थ एंड क्या बोलते हैं मेडिसिन आज के रेट में इतना सस्ता नहीं है, उसके लिए एक महंगा बजट चाहिए। क्योंकि अगर जेनरिक दवाओं पे भी हम मानते हैं, डॉक्टर्स लिखते हैं जेनरिक दवा, तो वो मान लीजिए कि वो कुछ रेट्स में कम होता है, परंतु अगर हम कुछ और मेडिसिन पे जाते हैं या अच्छे नर्स वगैरह हायर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर एक सिक रूम बनाते हैं तो उसे प्रॉपर हमें सिक रूम देना चाहिए जहाँ हर प्रकार की व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए। तो उसके लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, बेटर चीज देने के लिए, बेटर स्वास्थ्य देने के लिए, बेटर हेल्थ देने के लिए अच्छा निवेश करना पड़ेगा। अच्छा प्रत्येक चीज को अच्छा बनाने के लिए निवेश भी अच्छा। शिक्षा में स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए मुख्य बजट आवंटन करना है। हमारी सरकार तो बहुत चीजों का आवंटन करती है, परंतु क्या वो बच्चों तक आता है? नहीं, बीच के जो हमारे अधिकारीगण हैं उसमें ही समाप्त हो जाता है। तो प्रॉपर चेकिंग की आवश्यकता है। शिक्षा में जो बजट है उसका आवंटन में बांटना, देना, जहाँ जहाँ विद्यालय है उन सबका आवंटन प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता। पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। जैसे हमारा करिकुलम लग जाता है, पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया, विषय सूची बन गई, पाठ 1 से 18 ये चैप्टर, उसी प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में, करिकुलर में, शिक्षण और विधियों में स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देने वाला चैप्टर होना चाहिए। तब तो जाके हम बच्चों तक उसकी जागरूकता पहुंचा पाएंगे। जैसे हम कविताओं का देखते हैं, पोयम, ये कहानियों का देखते हैं, तो उस प्रकार से ये पाठ्यक्रम में निर्धारित होना चाहिए। सफलता के अपने उपायों में स्वास्थ्य और कल्याण को शामिल करता है। सफलता क्या करता है? अपने उपायों में स्वास्थ्य और कल्याण को भी शामिल। छात्रों के विकास, स्वास्थ्य और कल्याण पर सभी स्तरों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। जैसे हम टीचिंग करने के लिए क्या करते हैं, परफेक्शन की ओर हमें कौन सा ट्रेनिंग लेके जाता है? बीएड। हम लोगों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक, टीचिंग करने के लिए क्या आवश्यक? बीएड करना चाहिए, तभी आप कहीं आपकी योग्यता मानक मानी जाती है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से छात्रों के विकास, स्वास्थ्य और कल्याण पर सभी स्तरों पर शिक्षकों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित करना है। अब वो दिन गए कि हमने बीएड कर लिया और हम मुक्त हो गए। हमें फर्स्ट एड करना आना चाहिए, हमें जनरल मेडिसिन के नाम आने चाहिए, तो समय पड़ने पर क्या कर सके, हम बच्चों पर अप्लाई कर सके। अगर कहीं से डिसलोकेट हो जाता है, हमारा बोन जो है वो टूट जाए बच्चों का, या कहीं से कट जाए, फट जाए, तो फर्स्ट एड देने के लिए हमारे विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को तत्पर रहना चाहिए। उसके लिए भी उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और वो प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगा? सरकार की तरफ से इन सारी चीजों को निर्धारित करना होगा। यह आवश्यक नहीं है कि नर्स आए और डॉक्टर आए और तभी वो सारी चीजें फर्स्ट एड उसको मिले, नो, ये ऐसा आज के परिवेश में नहीं है। अब आज के डेट में हर शिक्षक जो है वो ऑलराउंडर है, उसको हर एक चीज आनी चाहिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के लाइन में हो,
वो चाहे संस्कृत हो, उसको प्रत्येक चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य। आयु उपयुक्त स्वास्थ्य संपन्न। देखिए कैटेगरी वाइज जो स्वास्थ्य की है उस क्राइटेरिया को अलग अलग माना नहीं। जो हमारे उच्च विद्यालय के होंगे वो प्राथमिक विद्यालय में नहीं कर पाएंगे, मार काट डांट पाठ ये सब नहीं कर पाएंगे। तो उनके प्राथमिक स्वास्थ्य वृद्धि और उसका विकास में किन किन चीजों को शामिल किया जाएगा? तो स्वास्थ्य सबसे प्राथमिक लेवल पर आएगा स्वास्थ्य वृद्धि और विकास, व्यक्तिगत सुरक्षा, पोषण और शारीरिक गतिविधि, मिडिल स्कूल में क्या आ जाएगा? नेत्र देखभाल, मौखिक स्वस्थता, ध्यान और योग, इंटरनेट सुरक्षा और मीडिया साक्षरता, मादक द्रव्यों के सेवन की उच्च विद्यालय में जो कि बड़े होते होते बच्चे ज्यादातर इन सारी चीजों में ही संलिप्त हो जाते हैं। सबसे पहले वो किन चीजों में उनकी संलिप्तता आ जाती है? नशा करना। क्यों? क्योंकि उनका जो माहौल होता है वो गलत हो चुका होता है। तो मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम होना, हिंसा निवारण, अनजाने में चोट, सड़क सुरक्षा और पोषण, ध्यान और योग। सबसे पहला है स्वास्थ्य और वृद्धि। प्राथमिक स्कूल पर लेवल पर उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर आगे 3 स्टेज को पार करते हुए आगे रहेंगे और हमारे देश को एक सशक्त नागरिक बनाए। तो फर्स्ट स्टेज पे ही अगर हमने उनको उनकी रोकथाम करी, जो उनके पोषण की है, जो उनका शारीरिक वृद्धि है, आपने देखा होगा कभी कभी बहुत उम्र हो जाती है परंतु अपने उम्र से बच्चा क्या लगता है? बहुत छोटा। क्यों? क्योंकि उनकी वृद्धि नहीं हो पाई, प्रॉपर उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पाया, बचपन में ही वो कुपोषण के शिकार हो गए। अब तक तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से विद्यालय को हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल बनाना चाहिए, परंतु अब हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हर स्कूल अपने विद्यालय को किस प्रकार से हेल्थ के प्रति प्रमोट कर सकता है या अपने विद्यालय में बढ़ावा दे सकता है। चलिए एक छोटा वीडियो। We spend around 15,000 hours inside the school gates completing our primary and secondary education. Schools are our second homes. They are where we grow up, learn, make friends, hope for the future, and try to fulfill our potential. Governments and schools should have policies and resources focusing on ensuring all students fulfill their right to quality education, health, and well-being. This means schools must be founded on principles of democracy, equity, and promote values and practices which prioritize health and well-being. School leaders should involve their students in decision making. And teachers, parents, and community leaders should work together to promote the health and well-being of all students. Teachers should teach students life skills to help them make healthy choices, not only care about their grades. Schools must foster an atmosphere of friendship, understanding, tolerance, and empathy, where nobody gets ridiculed, excluded, threatened, or hurt because of differences in gender, ethnicity, family status, or exam scores. School environments must be safe and healthy, free from tobacco products, drugs, alcohol, and unhealthy food. They should have facilities for physical exercise, play, water, and sanitation. Students should have access to quality health services, including regular health checkups, psychological support, and mental health services. In summary, all schools should be health-promoting schools. When students are healthy, they learn better and have brighter futures. This vision is set out in the global standards on health-promoting schools, which call for a change from scattered, isolated interventions to a whole school and whole education system approach to promoting health and well-being. From principals and teachers to parents or government officials, we must all do more to ensure every school becomes a health-promoting school.
इस वीडियो के माध्यम से कि हर स्कूल को हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल कैसे बनाना चाहिए। बच्चों में जो नशे की आदत है या स्ट्रेस की लेने की आदत है, मार धाड़ करने की, तो एक्सरसाइज वगैरह करा के या विद्यालय को इस प्रकार से प्रमोट करके हम उनको एक अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं जब उनका हेल्थ अच्छा हो। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल के क्या लाभ? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल के क्या लाभ हो सकते हैं? जब स्कूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शुरू करते हैं तो राष्ट्र और समाज से लेकर व्यक्ति और परिवारों तक सभी को लाभ होता है। जब विद्यालय एक ऐसा प्रॉपर प्लेस है जहां स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जब हम शुरू करते हैं तो उसमें राष्ट्र को और समाज को से लेकर व्यक्ति और परिवार सभी को उससे लाभ होता है। सिर्फ उसमें बच्चों का ही लाभ हो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे ही हमारे कल के क्या है, नागरिक हैं, जो हमारे देश को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। वही एक अच्छे टीचर बनेंगे, वही एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे, वही एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे, वही एक IAS अफसर बनेंगे। तो जब तक उनके अंदर हम हेल्थ के प्रति जागरूकता नहीं डालेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। हमारा समाज जो होगा, देश जो होगा, वो धाराशाही हो जाएगा। तो इससे स्कूल वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए। युवा दिमाग में सोच के नए तरीके को शामिल करेंगे। आज का हमारा युवा जो है उसकी जो सोचने की थिंकिंग स्किल जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और विद्यालय का एक और भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि जहां हमारा विद्यालय निर्मित किया गया है वहां से जितने भी नशे की चीज़ें हैं, तंबाकू की दुकानें हैं या पान गुटखा की दुकानें, इनको उन सारी चीज़ों से अलग रखने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारा विद्यार्थी जो है उसके पहुंच से क्या हो सके, दूर रह सके। तभी एक हेल्दी विद्यालय का क्या हो सकेगा, निर्माण हो सकेगा और हम एक स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकेंगे। आज के युवा वर्ग के बच्चों में क्या है, बहुत अधिक मादक द्रव्यों का सेवन है और जब वो इस प्रकार की चीज़ों को ले लेते हैं तो अपने बैलेंस को क्या करते हैं, वो खो देते हैं और खोने के बाद मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ये सारी समाज में कुरीतियाँ फैलाते हैं। तो परिवारों तक सभी को लाभ होता है। युवा दिमाग में सोच के नए तरीके को शामिल करके स्कूल छात्रों के स्वास्थ्य और भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और उनके परिवार, बच्चे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण के बढ़े हुए वातावरण से लाभान्वित हो सकते हैं। उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है विद्यालय में, जब बच्चे आते हैं सामूहिक रूप से जो बैठते हैं तो जो कम दिमाग के भी बच्चे होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, शार्प हो जाते हैं, वो भी उससे वो लाभान्वित होते हैं और स्कूल में अपने माता पिता की भागीदारी से लाभ प्राप्त करते हैं। जो बच्चे युवावस्था में स्वास्थ्य को बनाए रखने के कौशल सीखते हैं वे उन्हें अपने व्यस्त जीवन में लागू करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। अभी जैसे कि जो बच्चे जो यंग एज में, युवावस्था में जिन चीज़ों को सीख लेते हैं अपने विद्यालय में अपने शिक्षकों के द्वारा, जिन चीज़ों को वो ग्रहण कर लेते हैं, वो सारी उम्र उनके दिमाग पर हावी रहता है। तो हमें आवश्यकता क्या है कि हम शिक्षकों की या हम अध्यापकों की जरूरत क्या है कि हम अपने बच्चों को इतना बेटर दे सकें कि उनके अंदर आगे आने वाली पीढ़ियां भी उनसे लाभान्वित हो सके। इतना अच्छा स्किल हमें डेवलप कर देना है। तो जो अपने व्यस्त जीवन में लागू करने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने बच्चों को देते हैं। माता पिता और समुदाय के निरंतर इनपुट और समर्थन से स्कूल लाभान्वित होते हैं। मास मीडिया, सामुदायिक संगठनों
परिवारों, धार्मिक समूहों से संदेश वितरण के माध्यम से स्कूलों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों के साथ सहयोग करने और कक्षा की शिक्षाओं को सुदृढ़ करने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का अवसर मिल सकता। स्कूल के कर्मचारी अपने स्वयं के स्वास्थ्य में सुधार के साथ अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते। अब देखिए कि क्या है कि स्कूलों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करने और कक्षा की शिक्षाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न संसाधनों का, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और उन संसाधनों के माध्यम से ही हम अपने शिक्षा को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य समस्याओं की बेहतर समझ प्राप्त करने और उन मुद्दों से निपटने के लिए नए कौशल सीखने से माता पिता और समुदाय के सदस्य लाभान्वित होते हैं। केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि माता पिता को भी अपने बच्चों की शिक्षा के माध्यम से कौशल का विकास का अवसर मिल सकता है यदि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनके स्कूल सामुदायिक गतिविधियों में छात्रों और शिक्षकों को शामिल करने से सामुदायिक समूहों और संगठनों को लाभ मिलता है। बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों के जो माता पिता होते हैं उनको स्वच्छता का या स्वास्थ्य के प्रति उतनी जानकारी नहीं होती है। जब उनके बच्चे शिक्षित होकर विद्यालय से जाते हैं तो उनको भी उसका क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो शिक्षित और स्वस्थ लोग समग्र रूप से समुदाय के पास एक संपत्ति है। स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षित पुरुषों और महिलाओं वाले राष्ट्र के पास आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार। दुनिया आगे बढ़ती है अगर कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों और घोषणाओं में वर्णित मौलिक मानवाधिकारों की गारंटी दी जाती है। जतिंदर कौर सचिन एट द्वारा एक अध्ययन 2015 में चंडीगढ़ पंजाब के स्कूलों के बीच अच्छी प्रथाओं और अंतरालों का अवलोकन किया और निष्कर्ष निकाला कि HPS प्रमुख सेटिंग्स का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। इसके बावजूद स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में कुछ अनिश्चितता है जिसे स्कूलों को स्वास्थ्य संवर्धन में कहा जाता है। अभी भी बहुत से स्कूलों में सुविधाओं की जो है वो कमी है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। लैंडफोर्ड 17 और अन्य 2014 ने साक्ष्य प्रदान किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य परस्पर संबंधित, जो कि आप शुरू से आपको प्रारंभ से ही बताते आ रहे हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे से वो जुड़े हैं। शिक्षा है तभी स्वास्थ्य है। अशिक्षा जो है वो स्वास्थ्य को क्या करता है, शिक्षा उसको आगे बढ़ने से अशिक्षा, और शिक्षा ही ऐसा एक सशक्त माध्यम है जिसके की द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी शिक्षा की कमी होने के कारण वहाँ स्वास्थ्य के प्रति उतनी जागरूकता नहीं। जो बच्चे स्वस्थ हैं उनके बेहतर परिणाम आने की संभावना है। HPS ढांचे को पोखरण विश्लेषण ने छात्रों के बॉडी मास इंडेक्स BMI में कमी, शारीरिक गतिविधि में बदलाव, फलों और सब्जियों के सेवन में सुधार, सिगरेट के उपयोग में कमी और धमकाने की घटनाओं में कमी, कुछ ऐसे हस्तक्षेपों में प्रभावशीलता। जब बच्चा मानसिक तौर से कमज़ोर होगा, जब उसे पूरी तरह से न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, पोषण नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो गए, कुपोषण के शिकार होंगे। और जब वो कुपोषण के शारीरिक कमी गतिविधियों में उनकी कमी होगी, तो इस प्रकार से जब स्कूल के द्वारा और सरकार के नीतिगत चीज़ों के मुहैया करने से उनके अंदर क्या होगा, स्वास्थ्य डेवलपमेंट होगा और उनमें प्रभावशीलता दिखाई देगी। अमेरिका और कनाडा में CHP में 8 घटक शामिल हैं। अमेरिका और कनाडा में 8 घटक इनमें शामिल। ग्रेड 1 से 12 तक स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रेड 1 से 12 तक स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल आधारित स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल पर्यावरण, शारीरिक शिक्षा,
खाद्य सेवाएं शामिल हैं, छात्र परामर्श, स्टाफ स्वास्थ्य संवर्धन, सामुदायिक एकीकरण। जैसा कि अभी प्रारंभ में भी मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक लेवल पर उनको किस प्रकार के न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, तो वैसे ही अमेरिका और कनाडा में एसपीसी में 8 घटक में शामिल किए गए हैं। ग्रेड 1 से 12 तक में स्वास्थ्य शिक्षा पर ही विशेष जोर दिया जाता है। स्कूल आधारित स्वास्थ्य सेवा, स्कूल बेस्ड पर जो जैसे पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से हो सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार से उपलब्ध कराया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पर जोर दिया जाता है। स्कूल का एटमॉस्फेयर कैसा है, पर्यावरण कैसा है, या शारीरिक शिक्षा कैसी है, फिजिकल एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। खाद्य सेवाएं शामिल हैं, बच्चों को के जो खाने की सामग्री है उसको विशेष तौर से पढ़ाई के साथ साथ खाने पर विशेष जोर दिया जाता है कि अच्छे न्यूट्रिशंस रहेंगे तब उनका ब्रेन जो है वो अच्छा डेवलप करेगा। और इसके लिए छात्र परामर्श भी होते हैं कि किस प्रकार से बेटर सुविधाएं दी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक और सरकार ही हावी रहे, नहीं, वहाँ पे छात्रों के साथ भी क्या होता है, परामर्श लिया जाता है कि किस प्रकार की आवश्यकता चाहिए और किस प्रकार हम उसमें बदलाव ला सकते। स्टाफ स्वास्थ्य संवर्धन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों पे ही किया जाए, जो वहाँ के कर्मचारी हैं और लोग भी हैं उनके भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। सामुदायिक एकीकरण और स्वास्थ्य में अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यालय में सिखा दिया गया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, विद्यालय का वॉशरूम अच्छा होना चाहिए, जो क्लासरूम है वो रोशनी वाली होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सामुदायिक एकीकरण, समुदाय जो पूरा समुदाय है उसमें भी क्या होने चाहिए, एकता होना चाहिए, एकीकरण होना चाहिए, उनको भी शामिल होकर एकता बनाकर हर एक चीज के प्रति जागरूक कराना। ऑस्ट्रेलिया में HPS स्वास्थ्य प्रचारक स्कूल की विशेषताओं को परिभाषित करने और मापने के लिए निम्नलिखित घटकों का उपयोग करता है। औपचारिक पाठ्यक्रम, स्कूल लोकाचार, भौतिक वातावरण, स्कूल नीतियां और अभ्यास, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल घर समुदाय। औपचारिक पाठ्यक्रम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम जो हमारी पुस्तकों में रहता है, उसी प्रकार से औपचारिक पाठ्यक्रम के भी नीति होनी चाहिए। विधिवत नियमानुसार जो है पाठ्यक्रम लागू होना चाहिए। स्कूल लोकाचार, सामाजिक शिष्टाचार, सामाजिक संबंध बनाना। स्कूल लोकाचार का तात्पर्य हुआ कि सामाजिक तौर पे बच्चों को क्या करना, शिष्ट बनाना, शिष्टाचार सिखाना, उनको अपने मेंटल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन जिन चीज़ों के विषय में समाज के द्वारा भी संबंध बनाना चाहिए। भौतिक वातावरण, ये भी हमारे विद्यालय में बहुत अधिक कार्य करता है। भौतिक वातावरण, स्कूल की नीतियाँ और अभ्यास, स्कूल की जो नीतियाँ होती हैं, जो शुरू में ही मैंने बताया कि स्कूल में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जैसे कि सिक्रूम वगैरह बनाया कि जो नीतियाँ होती हैं उनको बराबर अभ्यास में लाना चाहिए। स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं भी होनी चाहिए। स्कूल घर समुदाय में संपर्क स्थापित होना चाहिए। स्कूल और घर और समुदाय, ये तीन ऐसी कड़ियाँ हैं जिनका कि आपस में क्या होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए। इस प्रकार फिर से समुदाय की भागीदारी और पर्यावरण पर जोर स्कूल स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उनके समावेश के महत्व को दर्शाता है। हालांकि विश्वसनीय वैध उपकरणों के अभाव में कार्यान्वयन की निगरानी करने और प्रभावों को आकलन करने की क्षमता एक चुनौती बनी है। अभी भी बहुत सी कमियां हैं, लागू होने में अभी भी इसमें बहुत सी कमियां हैं जो कि
पूरी तरह से हम हमारे बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है, जिसके की कारण इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न। मौजूदा दृष्टिकोण और चुनौतियां। मौजूदा दृष्टिकोण क्या है? नेक्स्ट करिए। दशक की शुरुआत में WHO द्वारा स्कूल स्वास्थ्य संवर्धन की अवधारणा प्रस्तावित की गई थी। 1992 में WHO के यूरोपीय क्षेत्रीय कार्यालय, यूरोप की परिषद और यूरोपीय समुदायों के आयोग ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य संवर्धन स्कूलों के लिए यूरोपीय नेटवर्क की स्थापना। तब से स्कूलों में स्वास्थ्य संवर्धन की अवधारणा को दुनिया भर में विभिन्न स्तरों पर और अलग अलग दृष्टिकोणों के साथ अपनाया। एक दूसरे से थोड़ा अलग, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य संवर्धन स्कूल एसोसिएशन 1996 और व्यापक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम CHP उत्तरी अमेरिका में। WHO के पश्चिमी प्रशांत ने 1995 में अपने 32 सदस्य राज्यों में WHO 1996 के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के लिए दिशा निर्देश विकसित किए। इनके समान विकास ने लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका में HPS और समन्वित स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया। साहित्य मुख्य रूप से स्वास्थ्य संवर्धन के दृष्टिकोण के रूप में निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों का वर्णन करता है, अर्थात एक औपचारिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम का समावेश स्कूल आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक ज्ञान और सामाजिक कौशल प्रदान करने के लिए होना चाहिए। उन्हें उनके शारीरिक प्रभाव को प्रभावित करने वाले प्रबुद्ध विकल्प बनाने की अनुमति देता है और मनोसामाजिक स्वास्थ्य स्कूल के वातावरण का अनुकूल, भौतिक वातावरण की गुणवत्ता, स्कूल के माहौल, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और स्कूल की नीतियां सहित और सामुदायिक बातचीत। हर स्कूल को एक स्वास्थ्य बढ़ावा देने वाला स्कूल बनाना स्कूल के प्रधानाचार्य क्या कर सकते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका या रोल प्रिंसिपल का होता है कि हर स्कूल को एक स्वस्थ बढ़ावा देने वाला स्कूल बनाना स्कूल के प्रधानाचार्य क्या कर सकते हैं? क्या भूमिका होनी चाहिए? या सीना मैम, इसमें क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे पहले क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रिंसिपल की भूमिका प्रिंसिपल किस संदर्भ में आप पूछ रही हैं? स्कूल प्रमोट करने में, हेल्थ प्रमोट करने में, हेल्थ को प्रमोट करने में। सबसे पहले तो प्रिंसिपल को खुद अगर हेल्थ प्रमोट करना है तो प्रिंसिपल को स्वयं में हेल्थ के प्रति और हेल्थ एक्टिविटी के प्रति न केवल अपने जुबान से बल्कि अपनी कार्यकलाप से भी उनको एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि उनके लिए, उनके जीवन में और उनके काम के लिए हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट रखता है। जब वो ऐसा करेंगी तो जो बातें वो कहेंगी अपने शिक्षकों से और अपने बच्चों से तो वो प्रभावी होगा, क्योंकि केवल लिप सर्विस काम नहीं करता है, उसके लिए खुद को आगे बढ़कर उस रूप में दिखलाना पड़ता है, जैसे मैंने अपने जीवन में अपनाया है। सबसे पहले इसके लिए एक मैं फार्मूला दूंगा, FLY, फर्स्ट लव यू। अगर आपको जीवन में उड़ना है, आगे बढ़ना है तो अपने को प्यार करना सीखिए, और जब आप अपने को प्यार करने लगेंगे तो अपने अंदर की कमियों को दूर करना शुरू करेंगे। और अपने अंदर की कमियों को दूर करने में केवल चेहरे की सुंदरता को नहीं, शरीर को भी स्वस्थ और संतुष्ट बनाना है, जो आप में, जिससे आपके मन में अगर कोई बातें आती है कि हमें ये काम पूरा करना है या हमारी इच्छा है कि हम ये करें, तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर उसमें
साथ देगा, जब स्वस्थ रहेगा तब। तो इसी के लिए तो प्रिंसिपल की सबसे बड़ी भूमिका ये होनी चाहिए कि स्वयं में वो अपने कार्यकलापों के द्वारा और न केवल अपनी जुबान से बल्कि अपने कार्यकलापों से भी दिखाए कि वो शारीरिक शिक्षा को अपने जीवन में कितना प्रमुखता देते हैं, तब उनकी बात और ज्यादा प्रभावी होगी। धन्यवाद। अभी सर के माध्यम से हमने जाना कि साफ करवाइए। हो गया। तो जैसा कि हमारे सर ने बताया, बहुत अच्छी बात उन्होंने हम लोगों को बताई कि सबसे पहले हमें खुद को पहचानने और प्यार करने की आवश्यकता है। जब हम खुद को जानेंगे तभी तो हम बच्चों को स्वास्थ्य की शिक्षा दे पाएंगे। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने बच्चों में कैसे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकेंगे। दूसरा है स्कूलों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के विकास और समीक्षा में छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय को भी शामिल करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल ही उन सारे कार्यों को करते रहें, नहीं, स्कूलों को भी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के विकास और समीक्षा में छात्रों की भी भागीदारी होनी चाहिए और अभिभावकों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल होना चाहिए और जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, उनको भी शामिल करके हमें एक स्वस्थ स्कूल को के भवन को निर्माण करना चाहिए। स्वस्थ पदोन्नति में संसाधनों और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंचने के लिए शिक्षकों और अन्य स्कूल कर्मचारियों का भी समर्थन करें। अब देखिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंचने के लिए शिक्षकों को अन्य स्कूल के भी कर्मचारियों के साथ में कांटेक्ट होना चाहिए। उनको भी प्रमोट करने की आवश्यकता है, उनके भी विचार, उनके भी समर्थन को लेने की आवश्यकता है। जब तक हम सर्वसम्मति से कार्य नहीं करेंगे तब तक हम विद्यालय को एक स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाएंगे। सभी छात्रों के लिए बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ संपर्क करना चाहिए। सभी छात्रों के लिए बच्चों के अनुकूल, जो बच्चों के लिए बेनिफिट हो, बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो, उनके स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उनको संपर्क करना चाहिए। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का समर्थन करने के लिए संसाधन जुटाना। अब स्वास्थ्य को, जैसे कि हमारे सर हैं विक्टर सर, बहुत अधिक बच्चों के साथ क्या कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं, उनको मेंटली किस प्रकार से स्वस्थ रहना है, किस प्रकार से वो बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों को हमारे सामने जीता जाता उदाहरण है जो हमारे विद्यालय में सुचारू रूप से कार्य करता है। तो सर जो है वो बच्चों को क्या करते हैं, मेंटली प्रमोट करते हैं और स्वस्थ रहने की नीतिगत शिक्षा देते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के लिए राष्ट्रीय या वैश्विक मानों को आंतरिक हर स्कूल को स्वस्थ बढ़ावा देने वाला स्कूल बनाना। छात्र क्या कर सकते हैं इसमें, क्या रोल हो सकता है छात्र का, क्या रोल हो सकता है? प्रीति मैम, छात्र का क्या होता है, क्या रोल होता है? क्वेश्चन रिपीट कीजिए। हर स्कूल को स्वास्थ्य बढ़ावा देने वाला स्कूल बनाने की भूमिका में छात्रों का क्या रोल हो सकता है? टीचर ने तो बहुत कुछ कर लिया, परंतु टीचर के अलावा बच्चा क्या करेगा, छात्र क्या कर सकते हैं? टीचर ने जो भी उसको समझाया वो उसको अप्लाई करे अपने लाइफ में, और जो भी सीखा है वो और भी अपने परिवार में, अपने रिलेटिव्स को और वो बताए कि हमने ये स्कूल में सीखा है। लाइफस्टाइल तो उसे
लाइफस्टाइल में क्या करना होना चाहिए? चेंजेस। सभी प्रकार की बदमाशी और भेदभाव के खिलाफ खड़े होना चाहिए। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इन सबको क्या करना चाहिए? दूर कर देना चाहिए जब उनके अंदर एक स्वस्थ प्रवृत्ति जन्म लेगी। पता करें कि जरूरत पड़ने पर देखभाल, उपचार और सहायता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने स्कूल को स्वच्छ, सुरक्षित और सभी के लिए स्वागत करने में मदद होना चाहिए। स्वस्थ और खुश रहना सीखें और इसके बारे में अपने शिक्षकों से पूछें। हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले वैश्विक मानक और सांकेतिक वैश्विक कार्यान्वयन में तेजी। भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल के निर्माण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? विद्यालयों में स्वास्थ्य संवर्धन के बारे में बात करते समय यह माना जाना चाहिए कि विद्यालयों के पास संसाधनों का एक सीमित समूह है जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, स्वास्थ्य क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों की भूमिका और योगदान जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हालांकि सरकार और स्कूलों की ओर से छात्रों और कर्मचारियों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से मंथली क्या होना चाहिए? चेकअप होना चाहिए। डॉक्टर्स को हायर करके बुलाना है और नियमित रूप से स्टेज वाइज बच्चों का हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। स्कूलों में स्वास्थ्य संवर्धन एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण है जिसमें न केवल स्कूल और समुदाय शामिल है बल्कि स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य पेशेवरों का योगदान भी शामिल है। स्वास्थ्य संवर्धन प्रयासों की सफलता मध्यस्थता सरकार के सभी क्षेत्रों, सामाजिक, आर्थिक आदि के साथ साथ स्वतंत्र संगठनों के सहयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार से फ्री कैंप्स वगैरह लगा करके भी हम क्या कर सकते हैं? स्कूलों को अपना योगदान दे सकते हैं। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि बच्चों में के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती जा रही है। आज के छोटे छोटे बच्चे जो 60s के एज में हुआ करता था, मधुमेह के शिकार हो जा रहे हैं, डायबिटीज से ग्रसित हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर धूम्रपान, नशीले पदार्थों का सेवन, ये सब की अधिकता बढ़ती चली जा रही है। उनको आवश्यकता है काउंसलिंग की, एक अच्छे स्वस्थ एटमॉस्फेयर की आवश्यकता है जिससे कि वो उससे क्या बोलेंगे प्रशिक्षित होकर इन सारे जो नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, नशे के शिकंजे में, ये सारी चीज़ें कब आती हैं? किशोरावस्था में अधिक डेवलप करता है जब फिजिकल उनके अंदर चेंजेस आते हैं और उस समय हमें आवश्यकता है एक स्वस्थ वातावरण देने की। और ये कार्य कौन कर सकता है? हम शिक्षक कर सकते हैं। विद्यालय ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि ये सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलती हैं। एक स्वस्थ वातावरण उनको प्राप्त होता है जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं और हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसी के साथ समय हमारे पास कम है और सेशन तो इसी के साथ आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक इस सेशन को सुना और होपफुली शायद अच्छा लगा हो। और इसके साथ ही मैं इस सेशन को